हेलो दोस्तों, जीएस वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएस साइंस सीरीज में हम लोगों ने फिजिक्स का पहला वीडियो देखा था और आज हम लोग दूसरा वीडियो देख रहे हैं। दूसरा वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गति, विराम, बल, न्यूटन के गति का नियम। तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न वही लिए गए हैं जो बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछा गया है या फिर जिसकी प्रबल संभावना है कि वो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएँ। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है और व्याख्या में भी उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करता है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होता है? ऑप्शन क में है वस्तु उड़ने लगती है, ऑप्शन ख है वस्तु कभी नहीं रुक सकती, ऑप्शन ग है वस्तु तुरंत रुक जाती है और घ है वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है। तो इसका आंसर है वस्तु कभी नहीं रुक सकती है। वस्तु कभी नहीं रुक सकती है, ख आंसर सही है। देख लेते हैं इसका व्याख्या। इसका व्याख्या है, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना करे तो वस्तु कभी नहीं रुक सकती है। जब कोई वस्तु गति करती हो तो उसमें बाह्य बल या घर्षण ना लगेगा तो वस्तु हमेशा गति में ही रहेगी। अगला है, घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच किस पर निर्भर करता है? अभिलंब बल पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, प्रश्न है। घर्षण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्यों आ गिरेगी? चलिए देखते हैं आगे इसका व्याख्या में। इसका व्याख्या में है कि यदि कोई वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी से आसमान की तरफ उछाली जाएगी तो वह पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी, क्योंकि यह गति पलायन वेग के मान से कम है। पलायन वेग क्या है? पलायन वेग है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से आसमान की तरफ फेंकी जाती है तो उस वेग को जो है पलायन वेग कहते हैं। अब पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये न्यूनतम पलायन वेग है, यानी कि इससे कम स्पीड से अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाएगा तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। इतना स्पीड या इससे ऊपर के स्पीड से अगर किसी वस्तु को फेंकी जाएगी तो वो आसमान में चली जाएगी। चलिए अगला 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ये स्थिरता के जड़त्व का उदाहरण है। ऑप्शन का सही हो जाएगा, स्थिरता के जड़त्व का उदाहरण है। चलिए इसका व्याख्या में देख लेते हैं। वह कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यानी न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाएगा। या फिर ये भी कहता है न्यूटन का प्रथम गति नियम कि अगर कोई निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर कोई वस्तु चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई घर्षण या बाह्य बल लगा के ना रोक दिया जाए। तो चलिए क्लियर है। अगला है, किसी वस्तु को अपनी पूर्व स्थिति में बने रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो है सवाल है कि पेड़ से फल टूट कर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना आदि क्या है? ये न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। पेड़ से फल का टूट कर गिरना और कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। देखिए कंबल को डंडे से पीटने पर जो है धूल अलग होते हैं, तो ये क्या है? न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। चलिए अगला है, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर उस स्थान का दाब कुछ समय के लिए कम हो जाता है, जिस कारण बालक का संतुलन खो जाता है और वह गिर सकता है। देखिए इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर वह बालक जो है गिर जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
बर्नौली के सिद्धांत पर। और इसका इसी तरह से पूछेगा कि बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर वह बालक गिर जाता है, क्यों? तो उसका ऑप्शन इस प्रकार रहेगा, उस स्थान का दाब कम जाता है, उस स्थान का दाब बढ़ जाता है। तो ये दोनों तरीके से इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रिया है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रिया विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है कि न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? 3 नियम। प्रथम नियम को डिटेल में हम लोगों ने देखा पिछले स्लाइड में। अब इसमें है, न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में गति से संबंधित 3 नियमों को प्रतिपादित किया। ये जो प्रिंसिपिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर सवाल आते हैं कि न्यूटन ने अपनी तीनों गति का नियम किस बुक में लिखा था? तो प्रिंसिपिया में। चलिए अगला है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रिया विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रिया विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। अगला है, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़े व्यक्ति का पीछे की ओर धक्का लगना, क्या उदाहरण है? न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जल में तैरने में, बंदूक चलाने में, बैलगाड़ी चलाने में न्यूटन के तृतीय गति नियम का उपयोग होता है। अगला है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक यानी बल का सूत्र यानी फार्मूला मिलता है। किससे? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक या फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। अगला है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ख। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। चलिए इसका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। अगला है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है। कितने दिनों में? 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है। कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, घड़ी क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर है घड़ी सुस्त हो जाएगी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यदि एक पेंडुलम से दोलने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पर ले जाने से गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है और आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी सुस्त हो जाती है। चंद्रमा पर ले जाने से क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है और आवर्तकाल बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, जब आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। अगला है, पृथ्वी के सुरंग में छोटी जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है, जबकि आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। यही चीज चंद्रमा पर भी होता है, गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है और आवर्तकाल बढ़ जाता है। पृथ्वी के सुरंग में भी वही होती है, गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है और आवर्तकाल बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी के सुरंग में भी ले जाएंगे तो आवर्तकाल की घड़ी का समय क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। छोटी जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर पूछे जाते हैं। छोटी जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर क्या होता है? सबसे कम होता है। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर छोटी जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर छोटी जी का मान कम होता है।
चलिए अगला देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति दोहराती है तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी के बढ़ने पर पेंडुलम का आवर्तकाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए गर्मियों के समय में पेंडुलम घड़ी सुस्त हो जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। ठंडा में पेंडुलम की लंबाई घटने से पेंडुलम का आवर्तकाल घट जाता है, इसलिए ठंडियों में घड़ी तीव्र हो जाती है। यही है, इसका विपरीत है। गर्मी में आवर्तकाल बढ़ता है और पेंडुलम घड़ी सुस्त हो जाती है, और ठंडियों में क्या होता है? आवर्तकाल घट जाता है, इसलिए घड़ी तीव्र हो जाती है। अगला है, यदि किसी लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। यदि किसी लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल क्या है? वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? कौन सा बल कहलाता है? चलिए इसका सही आंसर है अभिकेंद्रीय बल। 7 का वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है वो क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या में। वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। उसका उदाहरण देख लीजिए। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति क्या है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। रोल कोस्टर की सवारी, सर्कस में दिखाए जाने वाले मौत का कुआं, वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु के अंदर की ओर लगने वाला बल है, इसलिए ये क्या है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, रोल कोस्टर की सवारी, सर्कस में दिखाए जाने वाले मौत का कुआं, वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु में अंदर की ओर लगने वाली बल होती है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और ये सभी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अगला है, अभिकेंद्रीय बल के बिना वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती है। अभिकेंद्रीय बल के बिना वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती है। अभिकेंद्रीय बल क्या है? वास्तविक बल है। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक बल है, और ऑप्शन रहेगा। तो चलिए इसको देख लीजिए। अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल है। दूध के मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग होना, ये क्या है? अपकेंद्रीय बल। कंफ्यूज नहीं होना है, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों अलग अलग है। अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र के अंदर और अपकेंद्रीय मतलब बाहर की ओर लगने वाला बल। तो जब दूध को मथा जाता है तो उससे क्रीम निकलता है, तो देखते होंगे उसमें बाहर की ओर बल लगता है, अंदर से बाहर की ओर फेंका जाता है उसको। तो चलिए अगला है, कपड़ा धोने की मशीन क्या है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इसमें भी कपड़ा अंदर से बाहर की ओर घुमाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? घड़ी की सुई की गति होती है। घड़ी की सुई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, आवर्त गति। घड़ी की सुई की गति होती है आवर्त गति। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है, यदि किसी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार गति दोहराती है तो उस वस्तु की गति आवर्त गति कहलाती है। मतलब एक निश्चित मार्ग है और निश्चित समय अंतराल है, और उसी समय अंतराल में बार बार घूम रही हो तो वो आवर्त गति। जैसे घड़ी को आप लोगों ने देखा होगा, उसकी सुई, उसका ये पथ भी निश्चित है कि उसी पथ में, और उसका समय भी निश्चित है कि इतने ही सेकंड में, इतने ही मिनट में वो घूमेगी। तो इसलिए उस घड़ी की गति क्या होती है? सुई की गति आवर्त गति। घड़ी की सुई की गति क्या है? आवर्त गति होती है। आवर्त गति के अन्य उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। सरल लोलक के गोलक की गति। सरल लोलक के गोलक की गति क्या है? आवर्त गति का उदाहरण है। हृदय की धड़कन की गति, चूँकि इसका भी आप लोग जानते होंगे कि 72 बार धड़कता है, इसका निश्चित समय है, निश्चित जगह है, तो ये आवर्त गति का उदाहरण है। अगला है, घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये सब क्या है? आवर्त गति का उदाहरण। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की गति, झूले में झूलना, परमाणुओं के कंपन की गति, ये सभी क्या है? आवर्त गति के उदाहरण है। ये सबको चाहे तो आप एक पेज पे लिख लें, कॉपी पे लिख लें, और उसके बाद उसको बढ़िया से याद कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न इसमें। चलिए अगला बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कहता है,
तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहा जाता है। तरल पदार्थ द्वारा लगाए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसको कर्षण कहा जाता है। ऑप्शन ग सही है, 9 नंबर का ऑप्शन ग सही है, कर्षण कहा जाता है। चलिए इसका देख लेते हैं। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। अगला है, दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। यानी दो वस्तुओं को जब आपस में सटाएंगे तो संपर्क होने पर संपर्क तल में जो बल लगेगा उसे घर्षण बल कहेंगे। घर्षण बल असंरक्षी बल है। अभी हम लोगों ने देखा वास्तविक बल, अभी केंद्रीय बल को वास्तविक बल कहते हैं। यहाँ है घर्षण बल, क्या है? ये असंरक्षी बल है, इसको संरक्षण नहीं किया जा सकता है। आप किसी दो वस्तु को घर्षण करेंगे तो जो उत्पन्न बल होगा वो घर्षण बल होगा, हटा देंगे तो बल खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको संरक्षण नहीं दिया जा सकता, यह असंरक्षी बल है। अगला, घर्षण बल वस्तु के गति का विरोध करता है। घर्षण बल क्या है? गति के वस्तु का जो है क्या करता है? विरोध करता है। यानी कि आप चल रहे हैं तो घर्षण क्या करता है? जमीन आपसे आपका पैर जब घर्षण होता है तो वो विरोध करता है, इसी कारण आप फिसलते नहीं और लगातार चलते रहते हैं। यानी किसी वस्तु में जब घर्षण नहीं होगा, घर्षण के कारण ही हम लोग चल पाते हैं या किसी वस्तु पे कोई लिख पाते हैं। चलिए इसको आगे देखने के लिए मिलेगा। अगला है, घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल किसके समानुपाती है? अभिलंब बल के। अगला है, लोटनिक घर्षण बल सबसे छोटा घर्षण बल है। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, बारीकी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है ये सभी। लोटनिक घर्षण बल सबसे छोटा घर्षण बल है। स्थैतिक घर्षण बल क्या है? सबसे बड़ा घर्षण बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला 10 नंबर सवाल है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल क्या है? तो इसका 10 का सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या। इसका व्याख्या है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण प्रकृति का हो। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है। देखा आपने, सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय और सबसे मजबूत नाभिकीय। चलिए दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। नाभिकीय बल जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? आवेश पर। किसी एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर आरोपित आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। अगला है, किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ने के बाद उत्पन्न आकर्षण बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका काउंटिंग नहीं है कितना बार ये पूछा गया है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। इसके बाद फिजिक्स पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग बायोलॉजी देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, रॉकेट का उड़ना, जेट वायुयान, बंदूक से गोली का छोड़ना आदि रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के कारण ही बंदूक का कुंदा भारी बनाया जाता है तथा रॉकेट में ठोस या ऐसा द्रव्य प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्रक्षेप्य गति में दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है। प्रक्षेप गति के दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ भी कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दाब प्रवणता से। वायु का वेग किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है, दो स्थानों के बीच वायुदाब परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। अगला है, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात दाब प्रवणता के कारण ही उत्पन्न होता है।
किसके कारण? दाब प्रवणता, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा घ, एक समान त्वरण वाली गति का। मुक्त पतन किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण वाली गति का। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका त्वरण नियत रहता है अर्थात एक समान रहता है। जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका त्वरण क्या रहता है? नियत रहता है अर्थात एक समान रहता है। जब लिफ्ट त्वरित गति या एक समान गति से ऊपर की ओर गति करे तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करेगा? भारी महसूस करेगा। जब एक समान गति से या त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को भारी अनुभव करेगा। जबकि यदि लिफ्ट त्वरित गति या एक समान गति से नीचे की ओर गति करे तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति क्या? अपने आप को हल्का अनुभव करेगा। चलिए इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। यदि लिफ्ट जी त्वरण, छोटी जी त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण से ऊपर की ओर गति करे तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति का भार 2 गुना हो जाएगा। यानी छोटी जी त्वरण से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार जो है 2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तथा लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने के समय के वर्ग का क्या होता है? समानुपाती होता है। अगला है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ नीचे गिराया जाए तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगी। द्रव्यमान भिन्न भिन्न है फिर भी अगर एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा? दोनों एक साथ नीचे पहुंचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर देख लेते हैं। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। क्या होता है? शून्य होता है। शून्य सही आंसर है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल शून्य होता है। अगला प्रश्न है एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ख, स्थैतिक घर्षण ग्रेटर देन काइनेटिक घर्षण ग्रेटर देन रोलिंग घर्षण। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उदाहरण है किसका? स्थैतिक घर्षण ग्रेटर देन काइनेटिक घर्षण ग्रेटर देन रोलिंग घर्षण। ये सब डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, इसमें किसी तरह का उलटफेर नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उस 15 प्रश्न में शामिल नहीं हुए किंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जिसके परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को इसमें लिया गया है। 2-3 मिनट में हम लोग इसका रिवीजन देख लेते हैं। चलिए फटाफट करते हैं। कमानी तुला हुक के नियम पर कार्य करता है। कमानी तुला किसके नियम पर? हुक के नियम पर। घर्षण की उपस्थिति के कारण ब्लैकबोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव हो पाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? घर्षण की उपस्थिति के कारण ब्लैकबोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव हो पाता है। प्रक्षालन मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। प्रक्षालन मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। जब किसी कार की गति 2 गुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना लगाना होगा। आगे है कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला आदि क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। अगला है श्रौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। श्रौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब द्वितीय श्रेणी। तीसरा है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, हल, जबड़ा, ये सभी जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी स्लाइड के साथ वीडियो आप लोगों का समाप्त होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।
चलिए देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर्क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर्क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि ज्वार भाटा किस कारण से आते हैं, और ऑप्शन में रहेगा सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अंतर्क्रिया के कारण। चलिए अगला देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। चक्रीय झूले पर झूलते समय अपकेंद्रीय बल के कारण व्यक्ति बाहर की ओर धक्का महसूस करता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय अपकेंद्रीय बल के कारण व्यक्ति बाहर की ओर धक्का महसूस करता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो छोटी जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। पृथ्वी की सतह पर छोटी जी का मान अधिकतम होता है। ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। यदि वो लड़की खड़ी हो जाती है तो झूले की आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम जाएगा। लोलक की समय अवधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। लोलक जितना लंबा होगा उतना समय लेगा, तो लोलक की लंबाई पर ही समय अवधि निर्भर करती है। एक भू उपग्रह अपकेंद्रीय बल के कारण अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है। एक भू उपग्रह किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण अपने कक्षा में निरंतर गति करता रहता है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।